हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ट्रिपल आई एम एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़ सीरीज़। आज फिर एक बार हम लोग अपनी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आज आए हैं। हम आशा करते हैं कि अगली बार जितने भी हम लोगों ने न्यूज़ आपको बताई वो आपको अच्छी लगी होगी। आज शुरू करते हैं डीजीएफटी के जो न्यू सर्कुलर्स आए हैं उनके बारे में। एक एडवांस ऑथोराइजेशन जो है वो और ईपीसीसी लाइसेंस एक्सपोर्ट का जो कैपिटल गुड्स के लिए जो लाइसेंस था वो एप्लीकेशन ऑलरेडी ऑनलाइन डीजीएफटी ने अलाउ कर दिया है और आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी ऑनलाइन सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट जो हम पहले रीजनल अथॉरिटी के अंदर अपनी जो रीजनल अथॉरिटी जैसे अहमदाबाद है, राजकोट है, सूरत है, अपनी रीजनल अथॉरिटी में फिजिकल फॉर्म में देते थे वो भी अभी ऑनलाइन ही हम लोगों को अपलोड करना है एंड देयर इज़ नो नीड फॉर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स इन फिजिकल फॉर्म टू योर रीजनल अथॉरिटी। एक सर्कुलर नया आया हुआ है डीजीएफटी का, नोटिस नंबर सर्कुलर नंबर 21, उसकी लिंक हम लोगों ने आपको यहाँ पे दी हुई है। वो उसके अंतर्गत आप उसको लिंक को खोल के बाकी की डिटेल उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। दूसरा एक सर्कुलर है डीजीएफटी की तरफ से, सर्कुलर नंबर 10, उसके अंतर्गत एडवांस अथोराइजेशन आप सेल्फ डिक्लेरेशन के अंतर्गत आप दे सकते हैं। अभी किसी भी प्रकार का नॉर्म्स कमेटी के जो भी रिक्वायरमेंट थी उसकी ज़रूरत नहीं है। और एक जो नया है जिसको हम लोग AEO बोलते हैं, अथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, वो है एक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के अंतर्गत आप अपना कस्टम क्लियरेंस करवा सकते हैं, वो एक्सपोर्ट का हो या इंपोर्ट का हो। ये करने के पीछे का एक गवर्नमेंट का फैसिलिटी देने का माध्यम था जिसके अंतर्गत आपका जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है वो बहुत फास्ट क्लियरेंस होता है और वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन पे आप करवाते हैं। इसके अंदर कोई भी कस्टम ऑफिसर आपका क्लियरेंस नहीं करता। उसके अंदर ये ज़्यादा जानकारी के लिए आपको सर्कुलर नंबर 10 की लिंक हम लोगों ने नीचे दी डीजीएफटी की दी हुई है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के AEO मतलब अथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर में अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का फास्ट क्लियरेंस खुद सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर कर सकते हैं। तीसरी बात जो अभी डीजीएफटी ने बताई है RCMC के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप आप प्रमोशन काउंसिल से लेते हैं वो अभी डीजीएफटी के सर्वर पर अवेलेबल है। आप अपनी प्रमोशन काउंसिल के थ्रू उस पर्टिकुलर वेबसाइट में अपडेट कराते रहिए, क्योंकि इसके बाद आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी वो नहीं तो फिर उसको डिनाई किया जाएगा। तो जो भी आपका प्रमोशन काउंसिल है उनके साथ बात कीजिए और अपना जो भी आपका RCMC का रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो डीजीएफटी के साइट पे उनको लिंक करवा दीजिए और बाकी की डिटेल पूरी RCMC के अंतर्गत डीजीएफटी के साइट पे अवेलेबल होनी चाहिए। आप लोगों को से गुजारिश है कि आप लोगों को अगर ये न्यूज़ अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत लोगों तक पहुंचाइए, शेयर भी करते रहिए। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर लोगों को लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अपडेशन देते रहे ताकि आप लोगों का एक्सपोर्ट है वो अच्छी तरह से और स्मूथली चले। आपको पता होगा जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी है वो 15/20/20 वो अभी एक्सपायर होने जा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीजीएफटी ने अभी इसको रिवाइज करने जा रही है और उसके अंतर्गत आप एक्सपोर्टर और इंपोर्टर लोगों से आपके सजेशन और सुझाव मांगे हैं। उनका जो कहना है कि आपका अंडर 21 सर्कुलर के अंदर उन्होंने बताया है कि आप अपना सुझाव चैप्टर वाइज एंड पैरा वाइज सेपरेटली दोनों के लिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर दोनों के लिए आप अपने सुझाव उनको भेज सकते हैं। उसका फॉर्मेट के अंदर भेजना है, सेपरेटली भेजना है। तो वो आप 21 का जो चैप्टर है और जो सर्कुलर है उसकी लिंक हम लोगों ने आपको यहाँ पे दे दी हुई है। उस लिंक को डाउनलोड कीजिए। उस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर आपके जो भी सुझाव हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी के रिलेटेड या हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर के रिलेटेड जो आपको लगते हैं कि सरकार को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो सुझाव आप दे सकते हैं एंड दैट विल बी कंसिडर्ड। इन कंटिन्यूशन दैट कि अगर आप वो पर्टिकुलर फॉर्मेट भेज रहे हैं तो उसका डीजीएफटी का एक ईमेल एड्रेस भी है जो है लिखा है FTN2019 dgft@gov.in के अंतर्गत आप उनको ईमेल कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस अगर आप लोग नोट नहीं कर पाए तो हम लोगों ने यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस आपको नीचे दी हुई है। अब बात करेंगे कस्टम्स के बारे में। कस्टम्स डिपार्टमेंट ने अपनी साइट के ऊपर जो सेंट्रल एक्साइज के जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो भरने का ऑनलाइन आपको दिया हुआ है वाया NEFT या RTGS आप उसको पे कर सकते हैं। उसकी लिंक हम लोगों ने आपको नीचे दी हुई है। जो पहले हम लोग पर्टिकुलर जो ड्यूटीज़ अलग भरते थे फ्रेट फॉर्डर के थ्रू, कस्टम के थ्रू, अभी ये ड्यूटीज़ आप ऑनलाइन भर सकते थे। ऐसी क्वायरीज पहले भी कुछ आई थी। इंपोर्टर्स हम लोगों को बताते थे कि पूछते थे कि सर ऑनलाइन की
फैसिलिटी हम लोग खुद बढ़ना चाहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी, तो उसके बारे में क्या है। तो ये इसका लिंक हम लोगों ने नीचे दिया हुआ है। आप आइस गेट की साइट के ऊपर वहाँ पर जाके अपना अकाउंट खोल के यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं, अपना GST नंबर डाल सकते हैं, आपका पर्टिकुलर बिल ऑफ एंट्री नंबर डालने के बाद आप अपना इम्पोर्ट ड्यूटी आप खुद भी भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो लास्ट वीक G20 समिट जो ओसाका जापान के अंदर 28 से जून में हुई थी, उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स हम आपको बताएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन किया हुआ है और मेन डिस्कशंस की पॉइंट्स हो रही थी शिफ्ट द कंट्रीज ट्रेडिंग फ्रॉम वेस्ट नेबर्स टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो अभी साउथ कोरिया के साथ हमारा ट्रेड ज़्यादा बढ़ने की बहुत संभावना है। इंडिया और USA के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी और मैंने फर्स्ट वीडियो न्यूज़ चैनल के अंदर आपको ये भी बताया था कि ये जो इंडिया और USA का जो ट्रेड वॉर चल रहा है और यहाँ चाइना का जो चल रहा है, कोई भी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता वॉर के अंदर जाने के लिए। और अभी G20 में क्या हुआ था उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और USA प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया है कि इस ट्रेड डिस्प्यूट को ख़त्म करना है और जल्द से जल्द इस बारे में हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। एक दूसरी बात जो थी विड्रॉल ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। USA ने यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत हम लोगों को बताया है कि इंडिया जो इंसेंटिव्स दे रहा है वो उस हिसाब से उनको इंसेंटिव्स ख़त्म करना चाहिए। अब पहले हम लोग इस बात को जानना चाहेंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। इंसेंटिव्स एज पर यूनाइटेड नेशन इंसेंटिव्स वही कंट्री दे सकती है जिसका पर कैपिटा इनकम $1000 से कम है, which we have already arrived in 2012। लेकिन ये सिर्फ एक ही बात नहीं है कि जिसके वजह से एक्सपोर्टर का इंसेंटिव को बंद किया जा सके। एक गेट एग्रीमेंट भी होता है जो जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। USA ने जो स्टैंड लिया है वो सिर्फ एक तरफा लिया हुआ है कि आप लोगों का पर्टिकुलर जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन गेट के अंदर दूसरी भी कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने एग्री नहीं की हैं और हमारा इंडिया का जो ट्रेड का जो दूसरी भी बातें हैं उन बातों को भी ध्यान में रखा जाए। और इंडिया और चाइना का जो वॉर चल रहा है ट्रेड वॉर के अंदर, उसके अंदर चाइना अपना इंडिया और USA के प्रेसिडेंट की बात हुई है। वहाँ का 250 कंपनी जो चाइना की ऑलरेडी जो 250 कंपनीज USA की चाइना के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनको शिफ्ट इंडिया में करने की बातें चल रही हैं। और ऐसा लगता है कि क्योंकि चाइना और USA का बड़ा ट्रेड वॉर चल रहा है तो उन लोगों ने कंपनियों ने अपना शिफ्ट करने का इंडिया में शिफ्ट करने का रवैया दिखाया हुआ है। तो शायद वो कंपनियां अभी इंडिया में आने की संभावना है। G20 के अंतर्गत इंडोनेशिया से भी बात हुई है और हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने डिस्कस किया हुआ है हमारा कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। और जो की एरियाज बातें की गई थी वो इकोनॉमी, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और $20 बिलियन टारगेट किया हुआ है बाय 6 ईयर्स के अंदर। तो 2025 तक हम लोगों को इस टारगेट को अचीव करना है। दोनों कंट्रियों का अगर ट्रेड देखा जाए तो दोनों कंट्रियों का ट्रेड 2016 के अंदर 12.19 मिलियन रहा था, जो बढ़कर 28.70% बढ़कर 18 बिलियन 2017 में हुआ था। अगर इंडोनेशिया का बात देखा जाए तो Indonesia's export to India was reached to 14.08 billion and import from India was 4.05 मिलियन। तो अभी इंडोनेशिया से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ट्रेड एग्रीमेंट और भी मजबूत की जाएगी और बाय 50 बिलियन 2025 तक को हमको इस टारगेट को अचीव करना रहेगा। अब जापान के अंदर जापान के साथ ही बात हुई थी। जापान के साथ प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ जो बात की है उनके जो हाईलाइट्स है ग्लोबल इकोनॉमी, इशू ऑफ इकोनॉमी ऑफेंडर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जापान के साथ हमारे शुरू से ही बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, बहुत दोनों का अच्छी तरह से फ्रेंडली रास्ता रहा है और इन ट्रेड एग्रीमेंटों के अंतर्गत हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ाने की भी बातें वहाँ पर बहुत सारी हुई है। तो इस बार जो हमारा ट्रेड जापान के साथ था वो बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ने की संभावना है। अगर अभी हम लॉजिस्टिक का टॉपिक लेंगे, लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो FIO का जो प्रेसिडेंट है उसने बताया हुआ है कि अब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 1 ट्रिलियन फ्रॉम करंट $535 मिलियन से नेक्स्ट 3 सालों के अंदर बढ़ने की संभावना है। लेकिन उसके लिए कुछ बातें गवर्नमेंट ने फोकस की हुई है। वो जो फोकस की हुई बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक्स, ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस, proper implementation of the government policies for the exporters,
timely refund of the taxes, modern trade infrastructure, new technology, improved investment, skilling, removing bottlenecks, improving internal model ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमेशन एंड सिंगल विंडो सिस्टम। ये बातें जो प्रेसिडेंट ऑफ FIO ने बताई हैं कि अगर लॉजिस्टिक को हमको बढ़ाना है और इसको 3 साल के अंदर अगर 1 ट्रिलियन से ज़्यादा ले जाना है तो इन वाली जो फोकस वाली चीज़ें वो गवर्नमेंट के आगे रखी हुई हैं। और गवर्नमेंट भी ये जो 11 बातें मैंने बताई उसको ईज़ ऑफ बिजनेस के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा इसको ईजी करने जा रही हैं। तो होप के लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो हमारी अभी जो 15% चल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 9% से भी नीचे चली जाएगी अगर ये वाली बातों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे तो एक नया ट्रेड एग्रीमेंट हमारा ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है ब्रूनेई के साथ। और ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो बातें हुई थी प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर के वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ, उन लोगों ने एनर्जी, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, हायर एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप दोनों कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट करके इन दोनों बातों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोशिश करने की बातें हुई है। अब अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट हमारी हो जाएगी तो हमारा ये ट्रेड ब्रूनेई के साथ भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ पाएगी। जीएसटी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जीएसटी के अंतर्गत जो भी कंपनियां इंपोर्टर्स हैं जिनके गोडाउन, स्टोर्स, कस्टम्स वेयर हाउस और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हैं उनको कुछ रिलीफ दिया गया है। उन कंपनियों को अब अलग अलग स्टेट्स का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन था वो अब नहीं करवाना पड़ेगा और वो उनका जो हेड ऑफिस जहाँ पर उनके हेड क्वार्टर्स हैं वहीं का ही चलेगा और वो फर्म्स अपना प्रोडक्ट उसी जीएसटी के अंतर्गत सेल कर सकती है। FIO ने कहा है कि कुछ एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो फ्रॉड हैं और अपना जो लिमिट बैंकों से ली हुई है उसका मिस यूज़ किया हुआ है। और कुछ कंपनियां 5106 जिनको रिस्की एक्सपोर्टर की लिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन FIO ने कहा है कि कुछ ही ये एक्सपोर्टर्स हैं जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर फंड का मिस यूज़ किया हुआ है। तो गवर्नमेंट को उन्होंने बताया है कि इस इन कुछ एक्सपोर्टर की वजह से बाकी के एक्सपोर्टर की भी इमेज ख़राब हो रही है, लेकिन इस बात की वजह से जो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं और जो इनोसेंट एक्सपोर्टर हैं उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो वो गवर्नमेंट इन बातों का ध्यान रख रही है कि अननेसेसरली जो न्यू एक्सपोर्टर हैं जो बिल्कुल इनोसेंट हैं, अच्छी तरह से अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको इस बात का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए और उनको प्रॉपरली जो उनका जो लोन्स वगैरह हैं जहाँ उनको फैसिलिटी EPC या जो दी रही है, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट दी जा रही हैं, फंड लिमिट और नॉन फंड उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से दी जाएंगी और जो फ्रॉड वाले हैं सिर्फ उनको ही पेनल्टी की जाएगी। ईरान के शिपमेंट के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर हम ईरान के अंदर शिपमेंट करना चाहते हैं और हम लोगों को वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो ऑब्वियस है क्योंकि ईरान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शन लगे हुए हैं, तो किसी भी कंट्री के साथ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियस ईरान से इंक्वायरीज ज़्यादा आएंगी और वो अच्छी प्राइस भी हमको देंगे, लेकिन प्रेजेंटली वो पोजीशन प्रॉपर्ली नहीं है। और लेकिन जो अगर कुछ आप करना ही चाहते हैं तो आपके पास 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपका अकाउंट यूको बैंक में होना चाहिए या IDBI बैंक के अंतर्गत होना चाहिए। इंडिया ने इन 2 बैंकों को नियुक्त किया है इंडियन रुपीज़ के अंदर पेमेंट करने के लिए। दूसरा, अगर आप ईरान के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका जो बिलिंग है वो रुपी में होना चाहिए। रुपी में होगा तो आप सोचते हैं कि आपको इंसेंटिव्स रुपी में अगर बिल है तो नहीं मिलता, लेकिन ईरान के अंतर्गत रुपी के बिल के अंदर भी आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। अभी आते हैं प्रोडक्ट में। ईरान के जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ आप 2 ही सप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियली। वो है एक तो फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर जिसको कहा जाता है, और दूसरा मेडिसिन या मेडिकल इक्विपमेंट। तो वापस ध्यान रखें, ईरान के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हो तो बिलिंग रुपी में होना चाहिए, बैंक में अकाउंट है तो IDBI या यूको में होना चाहिए, और अगर आइटम है तो आपका एग्रो या मेडिसिन या मेडिकल इक्विपमेंट ही होने चाहिए। कुछ ऑफिक कंट्रीज जिसको हम ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल कहते हैं, लाइक ईरान के अंतर्गत जो आप लोगों ने शिपमेंट की थी और बैंक में पेमेंट आ जाने के बाद आपकी बैंक ने DGFT की साइट पे जाके आपके शिपिंग बिल में आपकी बिल जो पेमेंट है उसको अपलोड नहीं किया था, तो आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने शिपमेंट ईरान किया था उनकी पेमेंट मतलब MEIS बेनिफिट लेना रह जाता है और वो बिल अभी भी आपका पेंडिंग में दिखाया जा रहा है। तो DGFT ने एक सर्कुलर नंबर 15 निकाला है जिसका लिंक हम लोग आप लोगों को नीचे दे रहे हैं। उसके अंतर्गत आपको EBRC, जिनका जो EBRC इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है, तो एक लिंक उन लोगों ने DGFT की साइट के ऊपर दी हुई है, शिपमेंट टू ऑफिक कंट्रीज।
उसके अंतर्गत अगर आप MEIS बेनिफिट अब लेना चाहते हैं तो आपको FIRC मतलब फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, या अगर पेमेंट आपकी रुपये में आई हुई है तो कंसर्न्ड बैंक से सर्टिफिकेट चाहिए, या वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी प्रूफ ऑफ पेमेंट आप अपलोड करके अब आप MEIS बेनिफिट लेके और अपना जो पर्टिकुलर बिल बहुत सालों से पेंडिंग रहा था वो आप अभी क्लोज कर सकते हैं। और ये ईरान की पेमेंट के सिवाय जो दूसरी भी OPEC कंट्रीज हैं जहाँ पे आप लोगों ने शिपमेंट की थी और आपकी बैंक आपकी पेमेंट नहीं अपलोड कर रही थी अपना आपके शिपिंग बिल के सामने DGFT की साइट पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप अभी उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर जाके MEIS बेनिफिट क्लेम कीजिए और अपना फाइल को क्लोज करवाइए। अब मुझे आशा है कि आपको हमारा ये न्यूज़लेटर अच्छा लगा होगा। आपको ज़्यादा और भी कुछ हमसे ऐसा कुछ कोई बात चाहिए तो हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है जितने लोगों को, एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को इस न्यूज़ के बारे में बताइए, उन तक ये लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेशन पहुँचाइए ताकि हमारे इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। थैंक यू वेरी मच।